हाय एवरीवन। आज हम बाइसिंग ऑफ बीजेटी सीखेंगे। बाइसिंग ऑफ बीजेटी। बाइसिंग कहाँ पे करना होता है सर? बाइसिंग करना पड़ता है बीजेटी के जंक्शंस के अक्रॉस। एक बीजेटी में दो जंक्शंस होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक बीजेटी में दो जंक्शंस होते हैं, जंक्शन 1, जंक्शन 2। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन है बायसिंग करने के? एक फॉरवर्ड बायस कर सकते हो या फिर रिवर्स बायस कर सकते हो। तो एक हो सकता है कि आप इन दोनों को फॉरवर्ड बायस करो, या फिर दोनों को रिवर्स बायस करो, या फिर एक जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करो, दूसरे जंक्शन को रिवर्स बायस करो। ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि पहले जंक्शन को रिवर्स और दूसरे जंक्शन को फॉरवर्ड। तो मैं आपको ये तीन कॉम्बिनेशंस एक्सप्लेन करूंगा और ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है। पहले तीन कॉम्बिनेशन अगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, मेरे हिसाब से और कुछ एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फोर्थ कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है। तो हम अपना डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं। मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ डिस्कशन करूंगा अपना, एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ, स्कीमेटिक बनाता हूँ। स्कीमेटिक डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक है आपका एन साइड, एक है आपका पी साइड, और एक है आपका एन साइड वापस से। तो आपको पता होना चाहिए, जब इस पर्टिकुलर एनपीएन ट्रांजिस्टर को मैं रूम टेम्परेचर पे रखूंगा तो होगा क्या कि दो जंक्शंस के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। पर वो डिप्लीशन रीजन बताने से पहले मैं आपको डोपिंग बताना चाहता हूं कैसा होगा। जो एमीटर का डोपिंग है वो सबसे ज़्यादा होगा, जो बेस का डोपिंग है वो एमीटर से कम होगा। ठीक है। वो बेस का डोपिंग है वो एमीटर से कम होगा, पर कलेक्टर से ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल में देखिए तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा डोपिंग इस साइड की है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है। मतलब कलेक्टर की डोपिंग सबसे कम है आपके बीजेटी में, और मॉडरेट डोपिंग है आपके बेस की। ठीक है। और इस पे गेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आके जा चुका है और मैक्सिमम लोगों ने इसका गलती आंसर लिखा था। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहां पे इसे बाइसिंग प्रोवाइड करना है। तो यहां पे किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाओ, किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, जो कोई भी एक 1 किलो ओम आप समझ सकते हो। और आपको क्या करना है, पहला कॉम्बिनेशन डिस्कस करना है। जंक्शन 1 भी फॉरवर्ड बायस करो। तो इसमें मैंने फॉरवर्ड बायसिंग एक वोल्टेज अप्लाई किया है, पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये है 5 वोल्टेज। और आप इससे भी फॉरवर्ड बायस करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे भी एक किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाओ। ये किलो ओम्स का क्यों होना चाहिए, मेरे हिसाब से मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है। किलो ओम्स का क्यों होना चाहिए मैंने एक्सप्लेन किया था अपने डायोड्स के चैप्टर में। तो देखो यहाँ पे इन दोनों जंक्शंस के बीच में इस जंक्शन के दोनों साइड डिप्लीशन रीजन होगा, इस जंक्शन के भी दोनों साइड डिप्लीशन रीजन होगा। तो वो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूं। जो ज़्यादा डोप्ड होता है वहाँ पे कम डिप्लीशन रीजन क्रिएट होती है, जो कम डोप्ड होता है वहाँ पे ज़्यादा डिप्लीशन रीजन क्रिएट होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर इतना डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे कलेक्टर सबसे लीस्ट डोपिंग था, इसलिए उसमें डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हुआ। तो ये है डिप्लीशन रीजन, इसमें कोई चार्ज कैरियर्स रुक नहीं सकते, इसमें कोई चार्ज कैरियर्स रुक नहीं सकते। ये डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स है। ठीक है। तो देखो यह है जंक्शन 1, यह है जंक्शन 2। रूम टेम्परेचर पे होगा क्या, रूम टेम्परेचर पे होता क्या है कि N प्लस, ये एमीटर में, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। रूम टेम्परेचर पे होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सारे फॉस्फोरस एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर देंगे। ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। और यहाँ पे जितने भी बोरॉन एटम्स है पी साइड में, वो अपने सारे होल्स फ्री कर देंगे। ठीक है। वो सारे अपने होल्स फ्री कर देंगे। और कलेक्टर भी एन साइड है, तो यहाँ पे भी अपने जितने सारे फॉस्फोरस एटम्स अपने रखे हैं वो सारे अपना
इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे। ठीक है, डोपिंग के रेस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताए हैं, मैंने एमिटर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बताए, उससे कम होल्स यहाँ पे बताए, उससे कम इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे बताए। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है, क्या होगा मैं अगर आपको बताऊं। देखो, इस रीजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस रीजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस रीजन में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस रीजन में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है, इस 5 वोल्टेज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, इस 5 वोल्टेज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है, जिसे मैं E5 नाम दे रहा हूं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आपको दिखाई देगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस होगी। वो क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक सर्किट लोगे जिसमें 1 ओम है और एक 9 ओम है, और उसके अक्रॉस अगर आप 10 वोल्टेज लगाओगे तो 9 वोल्टेज आपको तो 9 ओम के अक्रॉस ही मिलेगा, और 1 वोल्टेज आपको 1 ओम के अक्रॉस मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉप आपको मिलेगा। मतलब 10 वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज 9 ओम्स ने खा लिया, 9 ओम्स ने 9 वोल्टेज का ड्रॉप क्रिएट किया। और ये जंक्शन एक डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स, मतलब ये हाईली रेजिस्टिव रीजन है। तो इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है इस 5 वोल्ट के कारण, वो पूरा का पूरा इस जंक्शन के अक्रॉस मुझे मिलेगा। तो उस वजह से होगा क्या, उस वजह से होगा क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ के इस जंक्शन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस जंक्शन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश हो गए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश हो गए। तो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, और वो बी साइड में, बेस साइड में जाने के कारण इस होल के साथ और इस होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा। मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने बेस रीजन में ट्रांसफर हो गए। वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में चले गए, और बेस रीजन के होल्स के साथ वो रिकम्बाइन हो गए, बेस रीजन के होल्स के साथ वो रिकम्बाइन हो गए। क्या जितने भी आप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बेस रीजन में भेजोगे सब रिकम्बाइन हो जाएंगे? नहीं, सब रिकम्बाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हैं। तो यहाँ पे से जितने भी जाएंगे वो सब यहाँ पे रिकम्बाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेस में तो कम होल्स है ना। तो यहाँ पे से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स यहाँ पे जा रहे हैं, पर सब कुछ रिकम्बाइन नहीं हो गए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच जाएंगे जो एमिटर साइड से आए हैं। ठीक है, पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को आप कलेक्टर में ट्रांसफर कर पाओगे, जो आप आइडियली चाहते हो? एमिटर के इंजेक्ट किए हुए इलेक्ट्रॉन कलेक्टर कलेक्ट करने आता है, मतलब इस रीजन से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बेस में जाएंगे मैं कलेक्टर में कलेक्ट करना चाहता हूं। तो वो हो पाएगा क्या, देखते हैं। देखो, मैंने एमिटर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बेस रीजन के साथ रिकम्बाइन हो गए और वो चले गए, वो डिसअपियर हो गए। पर अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे हुए हैं जो एमिटर साइड से आए थे। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मैंने बेस रीजन में बताए हैं वो एमिटर ने इंजेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये एक चीज़ आपको समझ में आ गया। पर क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं कलेक्टर में ट्रांसफर कर पा रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। तो देखो, इस 10 वोल्टेज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है जिसे मैं E10 नाम दे रहा हूँ, E10। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर में पुश करेगी? नहीं, उल्टा इन इलेक्ट्रॉन्स को वो वहीं के वहीं रहने के लिए मजबूर करेगी, वो कलेक्टर के साइड आने से रोकेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कलेक्टर के पास जा ही नहीं सकते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा उन्हें लेफ्ट साइड में पुश कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड में पुश कर रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इस जंक्शन 2 को क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे। मतलब मैंने यहाँ के चार्ज कैरियर्स को कलेक्टर तक पहुँचा ही नहीं पाया। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर एक्शन क्रिएट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने कोई ट्रांजिस्टर एक्शन क्रिएट नहीं किया। मतलब मेरा ये वाला कॉम्बिनेशन
गलत है। मैं आइडियली क्या चाहता हूं, यहां के चार्ज कैरियर्स को कलेक्टर में ट्रांसफर करना चाहता हूं, यहां के चार्ज कैरियर्स को यहां पे ट्रांसफर करना चाहता हूं, पर मैं वो कर नहीं पाया। एक्चुअल में हुआ क्या कि यहां के चार्ज कैरियर्स बेस तक जा पाए, और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअल में कलेक्टर कलेक्ट करने की जगह क्या होगा पता है, ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जा नहीं पा रहे, हमने देखा। पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास अट्रैक्ट होके अपना सर्किट कंप्लीट कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में इस तरह से इस लूप में घूमेंगे, इस तरह से इस लूप में घूमेंगे। मैं क्या चाहता था, मेरे इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रैवल करे, ऐसा, पर अभी हो क्या रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ इसी लूप में घूम रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा यहां पे, उसे मैं नाम दे रहा हूं I1, इसे मैं नाम दे रहा हूं I1। ठीक है, अभी मैं आपको यहां कलेक्टर के साइड के इलेक्ट्रॉन्स की स्टोरी बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कैसे बिहेव करेंगे, E10 इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करेंगे। यहां पे के भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाएंगे बेस में, और वो इस तरह से ट्रैवल करेंगे। मतलब यहां पे के भी इलेक्ट्रॉन्स बेस में जा रहे हैं, और वो एमीटर साइड में नहीं जा रहे, ऐसे वो घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। यहां के इलेक्ट्रॉन्स बेस में जा रहे हैं और ऐसा वो ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे ही कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बेस में जा रहे हैं और वो ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब यहां पे भी एक करंट प्रोड्यूस हुआ है, यहां पे भी एक करंट प्रोड्यूस हुआ है, उसका डायरेक्शन ये होगा I3, और मेरा I3 एंड I1 का नो रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट करंट है ये दोनों इंडिपेंडेंट करंट है, और वो दोनों बहुत ही हाई करंट हो गए, दोनों ही हाई करंट है और इंडिपेंडेंट करंट है। हाई करंट है, मैं क्यों बोल रहा हूं उसका रीजनिंग मैं आपको देता हूं। मेरा I3 भी बहुत हाई करंट है, I1 भी बहुत हाई करंट है। क्यों हाई करंट है, क्योंकि दोनों करंट जो प्रोड्यूस हुए हैं वो दोनों जंक्शंस फॉरवर्ड बायस होने के कारण क्रिएट हुए हैं। तो I1 भी आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा, I3 भी आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा, और वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के। तो ये करंट्स तो हाई है, पर मैं अपने I3 को I1 से कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे I3 को मैं I1 से कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब ये ट्रांजिस्टर एक्शन नहीं दे सकता, ये ट्रांजिस्टर एक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, हमने एक कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लिया। अभी हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं जहां पे दोनों जंक्शंस रिवर्स बायस हो गए। तो वो मैं आपको यहां पे कॉम्बिनेशन ड्रॉ करके बताता हूं। थोड़ा डायग्राम अभी बड़ा बनाते हैं। ये है N++, मेरे हिसाब से मैं नाम ऊपर लिख सकता हूँ, N++, ये है P+, और ये है N। यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है, और P+ में ज़्यादा डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है, N साइड में उससे भी ज़्यादा डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। जो लेस्ट डोप है वहाँ पे ज़्यादा डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। तो ये है वो डिप्लीशन रीजन जिसे मैं शेड कर रहा हूँ। ये है आपका जंक्शन 1 और ये है आपका जंक्शन 2। इन दोनों जंक्शन को मुझे इस बार क्या करना है, इन दोनों जंक्शन को मुझे इस बार रिवर्स बायस करना है। तो मुझे N को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं N को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूँ, P को नेगेटिव टर्मिनल। वैसे यहाँ पे भी रिवर्स बायस करना है, मतलब यहाँ पे भी P को नेगेटिव, N को पॉजिटिव। मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो चुकी होगी अगर आपने डायोड्स के लेक्चर मेरे फॉलो किए हैं। इसे 5 वोल्टेज दे रहा हूँ, इसे अराउंड कुछ भी दे सकते हो, इसे भी समझ लो कि इसे भी मैं 5 दे रहा हूँ। ये भी किलो ओम्स में है, ये भी किलो ओम्स में है। ठीक है, किलो ओम्स। तो देखो, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जिसका डायरेक्शन ऐसा होगा E5। इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। एक्चुअल में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम अलग देना है, इसलिए इसे 7 समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 7 वोल्ट लगाया है, तो इसे मैं E7 नाम दे रहा हूँ।
ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होंगे सर? इस जंक्शन के अक्रॉस आपको मिलेंगे। मैंने आपको लास्ट अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था क्यों हो गए वहाँ पे। तो देखो, जब भी P और N रिवर्स बायस होता है, जब भी एक जंक्शन रिवर्स बायस होता है, तो उसके वजह से होता क्या है, यहाँ पे देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं, और यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव होना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उल्टा वो इस साइड पुश हो रहे हैं, इस साइड पुश हो रहे हैं। तो मतलब यहां पे के मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन 1 क्रॉस नहीं कर सकते, वो एक्चुअल में जंक्शन से दूर रिपल हो रहे हैं, मतलब मेरे यहां पे के कैरियर्स जंक्शन क्रॉस नहीं कर सकते। सेम आप यहां पे भी कैरियर्स बोल सकते हो, ये भी चार्ज कैरियर्स जंक्शन 2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पुश मिलता है। तो मतलब मेरे मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकते कंडक्शन में, तो इसलिए मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ। जब इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो इन्हें बनाना क्यों है? ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। रिवर्स बायसिंग में मेजॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक्चुअल में चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे पता है पार्टिसिपेट करने वाले? इस जंक्शन में कुछ सिलिकॉन एटम्स होंगे, इस जंक्शन में क्या होंगे? सिलिकॉन एटम्स। और वो सिलिकॉन एटम्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल। वैसे यहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, यहां पे भी होल क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे पुश होगा? जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और होल कहां पे पुश होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। वैसे यहां पे भी होल यहां पे पुश हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है माइनॉरिटी के कारण, ये कौन सा करंट प्रोड्यूस हुआ है? सिलिकॉन एटम्स के कैरियर्स के कारण। और सिलिकॉन एटम्स के कैरियर्स को मैं क्या नाम देता हूं हमेशा? माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये जो करंट प्रोड्यूस होगा यहां पे I01 और यहां पे I03, ये कौन सा करंट है? I01 और I03 बहुत ही मिनिमल करंट है, बहुत ही छोटा वैल्यू वाला करंट है, क्योंकि वो माइनॉरिटी के कारण प्रोड्यूस हुआ है। आप देख सकते हो अगर आपने इस जंक्शन को जीरो बाइसिंग भी कर दिया ना, तभी भी आपका I03 होगा आपके सर्किट में। मतलब मैंने इस यहां पे 0 वोल्टेज लगाया है, मतलब कुछ भी नहीं लगाया है, ये वाला करंट तभी भी फ्लो होगा। ठीक है, मैंने इस वाले सर्किट में जंक्शन 1 को ओपन सर्किट कर दिया, मतलब यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां पे कोई चार्ज कैरियर्स को पुश नहीं मिला है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां पे करंट I01 तो 0 हो गया, आपका करंट I01 तो 0 हो गया यहां पे ओपन सर्किट होने के कारण। पर तो उस केस में भी आपका I03 फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये जंक्शन रिवर्स बायसिंग के कारण हुआ है, जंक्शन 2 रिवर्स बायसिंग के कारण I03 फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं आपको लिख के बताऊं, जंक्शन 1 के कारण I01 फ्लो हो रहा है, जंक्शन 2 के कारण I03 फ्लो हो रहा है। I01 एंड I01 अभी भी इस केस में भी मेरा पहले जंक्शन वाला करंट और दूसरे जंक्शन वाला करंट इंडिपेंडेंट है। मैं चाहता हूं कि वो डिपेंडेंट रहे ट्रांजिस्टर एक्शन में, इस केस में भी वो इंडिपेंडेंट है। तो ये वाला केस भी ट्रांजिस्टर एक्शन मुझे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ये वाला केस भी मुझे ट्रांजिस्टर एक्शन नहीं दे रहा है। अब मैं अपना थर्ड केस लेता हूं, जहां पे जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस करूंगा और जंक्शन 2 रिवर्स बायस करूंगा, जो एक्चुअल में हमारा ट्रांजिस्टर है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं आज दे रहा हूं। ये है N++, ये है P+, और ये है कलेक्टर साइड। तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन आएगा, P+ में थोड़ा ज़्यादा पेनिट्रेट होगा, तो वो सेम पेनिट्रेशन यहाँ पे भी हुआ है, और N+ में और ज़्यादा पेनिट्रेशन हुआ। तो ये डिप्लीशन रीजन में शेडेड एरिया से बता रहा हूँ कि इसमें कोई चार्ज कैरियर्स
रुक नहीं सकते, ये डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। सिलिकॉन एटम्स वहाँ पे चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस करते हैं, पर वो जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं फटाक से इस वाले रीजन से बाहर आ जाते हैं। रिवर्स बाइसिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पे सिलिकॉन एटम्स अपना चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर हमेशा वो फटाक से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो हमेशा डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स होगा। ठीक है, तो देखो अभी मुझे क्या करना है, जंक्शन 1 को फॉरवर्ड बायस करना है, मतलब एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल लगाना होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल लगाओ यहाँ पे, और पी साइड को नेगेटिव। तो मैंने जंक्शन 1 तो फॉरवर्ड बायस कर दिया, मैंने जंक्शन 1 तो फॉरवर्ड बायस कर दिया। जंक्शन 2 को क्या करना है, रिवर्स बायस करना, मतलब पी साइड को नेगेटिव लगाओ, एन साइड को पॉजिटिव लगाओ। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में क्या होगा वो मुझे देखना है। यहाँ पे मैं 5 वोल्टेज लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं 10 वोल्टेज लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर 6 वोल्टेज लगा रहा हूँ, ज़्यादा भी बड़ा नहीं लगाना है, या फिर 4। देखो क्या होगा, किसी भी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हो तो वहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स रोल प्ले करते थे। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बता दो बहुत सारे, देखो यहां पे होल्स हो गए, यहां पे बहुत ज्यादा होल्स हैं। तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जंक्शन के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा क्या, ये वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे वो सारे बेस साइड में मूव हो गए, मतलब जंक्शन के राइट साइड में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और इन होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है, पर क्या वो सारे होल्स इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिकम्बाइन कर देंगे क्या, नहीं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अपनी जगह बनाए रखेंगे, मतलब क्योंकि होल्स वहाँ पे कम हो गए। सारे होल्स के साथ सारे इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा डोप है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जितने होल्स हैं उससे। P+ में अगर 5 होल्स हैं तो आप समझ सकते हो एमिटर से 15 इलेक्ट्रॉन्स गए थे, तो 10 अभी भी बचे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स ने 5 होल्स के साथ रिकॉम्बाइनेशन कर दिया, पर अभी भी 10 होल्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे बचे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से 15 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए थे, पर यहाँ पे सिर्फ 5 होल्स थे बेस में। ये एमिटर है, ये बेस है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 5 होल्स के साथ 5 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो गए, पर 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या एग्जैक्टली 5 और 10 हो गए यहाँ पे, नहीं, मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि बेस रीजन में अगर आप देखोगे, बेस रीजन में क्या हुआ है, सिर्फ बेस रीजन आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ बेस रीजन है। बेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और जैसे जैसे आप देखोगे यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस राइट साइड में यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी चार्ज कैरियर्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो गए, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो होगा क्या कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे राइट साइड में। ये वाला प्रोसेस क्यों हुआ, ये वाला प्रोसेस क्यों आपको समझना ज़रूरी है। ये वाला प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं हो रहा, ये वाला प्रोसेस हो रहा है डिफ्यूजन के कारण। इस प्रोसेस को मैं नाम दे रहा हूँ, कौन से प्रोसेस को, अगर मुझे आपको नेम करके बताना है, इस प्रोसेस को मैं नाम दे रहा हूँ डिफ्यूजन। लेफ्ट साइड में मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे और यहां पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं देख पा रहे हो। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मेरे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए, और यहां पे के इलेक्ट्रॉन जब भी बेस साइड में आए थे
एमीटर में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे जब भी वो बेस साइड में आए थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आए थे, तो उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होता है, और डिफ्यूजन होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। हाई कॉन्सेंट्रेशन एक जगह क्रिएट होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन दूसरी जगह होता है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चार्ज कैरियर्स ऑटोमेटिकली मूव होते हैं, उसे ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ने जब भी लेफ्ट साइड से राइट साइड मूवमेंट किया था, बेस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए थे उन्होंने जब भी राइट साइड मूवमेंट किया, वो क्यों हुआ था? डिफ्यूजन के कारण हुआ था, वो हुआ था डिफ्यूजन के कारण। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं, डिफ्यूजन के कारण यहां पे भी अभी इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, अभी इस जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आपको दिखाई देगी इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये साइड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं अभी बोल सकता हूं वो राइट साइड में पुश हो गए, जंक्शन के वो पुश हो गए राइट साइड में। तो यहां पे के इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे और वो कहां पे आएंगे? वो आएंगे इस साइड, कलेक्टर के एरिया में आ गए। पर कलेक्टर में पहले से ही इनफ चार्ज कैरियर्स थे, अगर उसमें आप एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स ऐड करोगे तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए? आपने क्या किया, देखो यहां पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मैंने बनाया नहीं था पर यहां पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे। आपने बेस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे कलेक्टर में इंजेक्ट कर दिया, जो यहां पे मैं दिखा रहा हूं। मैंने क्या बोला? यहां पे के चार्ज कैरियर्स को आपने यहां पे इंजेक्ट कर दिया, जो यहां पे आ गए। उस वजह से क्या होगा, यहां पे के चार्ज कैरियर्स को यहां से बाहर ढकला जाएगा, ये चार्ज कैरियर्स बाहर चले जाएंगे और इस पॉजिटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होकर सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने यहां के चार्ज कैरियर्स सबसे पहले बेस में इंजेक्ट किए, फिर बेस के डिफ्यूज होके यहां पे आए, फिर डिफ्यूज होके जो यहां पे पहुंचे उन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कलेक्टर में ट्रांसफर किया और वो इलेक्ट्रॉन्स ने सर्किट कंप्लीट कर दिया। इस तरह से आपने यहां पे जितने भी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस किए थे उसमें से मैक्सिमम आप क्रॉस कर पाए कलेक्टर के पास। अभी यहां पे समझो, क्योंकि आपने इस एन बेस रीजन का, ये वाला रीजन कौन सा है, ठीक है, ये वाला रीजन कौन सा है, ये पर्टिकुलर बॉक्स कौन सा है, ये बेस रीजन है, ये वाला रीजन है बेस रीजन। इस पर्टिकुलर रीजन को आप बोलते हो बेस रीजन। तो बेस रीजन का अगर आप लेंथ, अगर बेस रीजन का लेंथ अगर आप छोटा रखोगे, लेंथ स्मॉल रखोगे, लेंथ इज स्मॉल, तो होगा क्या कि वहां पे बहुत कम रिकंबाइन हो पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। मतलब क्या बोल रहा हूं, यहां के इलेक्ट्रॉन्स ने आपको बेस में आपने ट्रांसफर किया था, पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन यहां पे के होल्स के साथ रिकंबाइन हो पाए थे। तो अगर आपने लेंथ बहुत ही छोटा रखा ना तो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा वहां पे। तो वो रिकॉम्बिनेशन करंट को मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है, वो रिकॉम्बिनेशन करंट को मैं नाम दे रहा हूं IB। ये जो IB करंट फ्लो हुआ है वो किसके करंट फ्लो हुआ सर? इलेक्ट्रॉन्स, बताता हूं वापस से, यहां पे के इलेक्ट्रॉन्स बेस में गए थे और उसमें से कुछ 1% इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहां पे के होल्स के साथ रिकंबाइन हो गए थे। तो वो रिकॉम्बिनेशन करंट को बता रहा है मेरा IB करंट, रिकॉम्बिनेशन को बता रहा है मेरा IB करंट, ठीक है। अभी वापस से सुनो, यहां पे के इलेक्ट्रॉन्स जब ये बेस में गए थे, यहां पे भी तो एक मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर हुआ है ना, तो यहां पे भी तो एक करंट फ्लो होगा। तो इस करंट को मैं नाम दे रहा हूं एमीटर करंट, ठीक है। 1% चार्ज कैरियर्स रिकंबाइन हो गए और IB करंट प्रोड्यूस हुआ, पर 99% तो इस जंक्शन के अक्रॉस पहुंच पाए थे ना। 99% इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन के बाद इस जंक्शन तक पहुंच पाए थे,
तो 99% इलेक्ट्रॉन्स मैं कलेक्टर के पास ट्रांसफर कर पाया था। तो ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर हुआ उसे मैं नाम दे रहा हूं आईसी करंट। तो आप बोल सकते हो आईसी इज अल्फा टाइम्स आई, आईसी इज अल्फा टाइम्स आई, और आपका अल्फा जो होता है वेरी क्लोज टू 1 होता है। मतलब आइडियली मैं अगर आइडियल कंडीशन बताऊं, आइडियल क्या होना चाहिए, आप आइडियली क्या चाहोगे, आपका IC इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये कब अचीव होगा, जब यहां पे के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप बेस में ट्रांसफर करोगे वो जीरो रिकम्बाइन हो गए, मतलब उसमें से कोई भी चार्ज कैरियर रिकम्बाइन नहीं हुआ मेरे बेस के होल्स के साथ, वो सारे डिफ्यूज हो गए राइट साइड में इस जंक्शन के पास पहुंचे और वो सारे कलेक्टर तक चले गए। मतलब आपने जितने भी चार्ज कैरियर्स यहां से इंजेक्ट किए वो सब के सब कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिए, यहां पे के सारे कैरियर्स को कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया। अगर ये वाली कंडीशन होती है तब IC इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू आई आता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या होगा, IC इज 0.9999 ऐसा कोई तो आई होगा, क्योंकि 1% लॉस तो बहुत ही छोटा लॉस रिकॉम्बिनेशन में हो ही जाएगा IB करंट में। ठीक है, अब मैं और एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे वापस से डायग्राम बनाना पड़ेगा। NPN, इस बार हमारा डायग्राम बहुत ही नीट एंड टाइडी होगा क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है, तो हमें ज़्यादा चीज़ें वापस डिस्कस नहीं करनी है। एक किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, इस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसे मैं IE नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसे मैं IB नाम दिया हूँ, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है मैं उसे IC नाम दिया हूँ। तो देखो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC है, ये तो आप KCL लगा लोगे तो भी प्रूव हो जाएगा। मतलब KCL लगाओगे, जैसे आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट होना चाहिए, उस हिसाब से भी आप प्रूव हो रहे हैं। और जो आपका IC अगर कॉन्सेप्चुअली बताओ तो IB करंट और IC करंट I करंट के कारण ही प्रोड्यूस हुआ है, तो I करंट बड़ा होना चाहिए या फिर I करंट ही इन दोनों करंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये मैंने थ्योरेटिकल भी आपको प्रूव किया है, क्योंकि यहाँ पे कई चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कुछ लॉस हो जाते हैं और बाकी के चार्ज कैरियर्स कलेक्टर तक पहुँच पाते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये कॉन्सेप्चुअली भी ट्रू है, I इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, और एक मैंने आपको यहाँ पे रिलेशन लिख के बताया था, IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE। ठीक है, IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE, मतलब यहाँ पे के जितने चार्ज कैरियर्स थे उसमें से 99% चार्ज कैरियर्स कलेक्टर तक पहुँच पाए और उसके करंट जो प्रोड्यूस है उसे मैं IC नाम दे रहा हूँ। इससे IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE, अल्फा क्या होगा 99%, कुछ तो ऐसा वैल्यू होगा। ठीक है, पर क्या मेरा IC करंट सिर्फ यहाँ के चार्ज कैरियर्स के कारण बनाने वाला करंट है? मतलब यहाँ पे के चार्ज कैरियर्स जो यहाँ पे आए थे वो कलेक्टर में जा गए, क्या सिर्फ वही करंट मेरा IC करंट होगा? तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये जंक्शन 2 है और जंक्शन 2 को आपने किया है रिवर्स बायस, जंक्शन 2 को आपने किया है रिवर्स बायस। तो यहां पे जंक्शन 2 के पास एक I0 करंट भी फ्लो होगा। वो करंट क्यों फ्लो होगा? सिलिकॉन एटम्स के कारण। जंक्शन में सिलिकॉन एटम्स प्रेजेंट है, उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर फ्री किया। इस जंक्शन में सिलिकॉन एटम्स हैं और उन्होंने भी अपना इलेक्ट्रॉन होल फ्री किया और उनके कारण भी एक करंट प्रोड्यूस होगा जो होगा I0 करंट। ठीक है,
इस जंक्शन में भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव हो रहा है और होल ऐसे मूव हो रहा है। उस वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसे मैं आई नॉट करंट नाम दे रहा हूँ। तो आईसी में सिर्फ आई का इन्फ्लुएंस नहीं है, आई नॉट करंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है आईसी करंट को बनाने में। इसलिए मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आईसी इज इक्वल टू अल्फा टाइम आई प्लस आई नॉट। पर ये जो आई नॉट करंट है वो किसके अक्रॉस वाला करंट है? जंक्शन 2 के अक्रॉस वाला करंट है। जंक्शन 2 किसके बीच में आया है? बेस और कलेक्टर के बीच में होने वाला करंट है। जंक्शन 2 कहां पे है? बेस और कलेक्टर के बीच में, इसलिए मैं इसे नाम दे रहा हूं ICBO। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम टाइम यही वाला रिलेशन यूज करना है। पर कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको माइनॉरिटी करंट को भी कंसीडर करना है, तब ये वाला इक्वेशन आपको यूजफुल होगा। ये वाला इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी करंट भी आपने दिखा दिया और मेजॉरिटी करंट भी दिखा दिया। ठीक है, तो आपके पास कुछ इक्वेशंस आपको पता होने जो मैं आपको बता रहा हूं। IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, और बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 49 और 99, ऐसा कुछ तो वैल्यू होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। मतलब अगर आप देखो ये IB करंट को अगर आप यूज़ करके IC करंट बनाना चाहते हो तो आपको IB करंट को बहुत ही हाई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? इसलिए मेरा बीटा 49, 50 ऐसे वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको कुछ इक्वेशंस पता होने जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE, ये आपको पता होना चाहिए। वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, और IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये 3 इक्वेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं अगर आप बीजेटी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हो। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको माइनॉरिटी को कंसीडर करना है। जब तक क्वेश्चन में बताया ना जाए कि आपको माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं करना है, तब तक आप यही वाला इक्वेशन यूज़ करोगे। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। और जब आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस होता है और जंक्शन 2 रिवर्स बायस होता है, तब आप ट्रांजिस्टर बनाते हो, क्योंकि इस केस में IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE। तो हुआ क्या है, देखो जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस है, मतलब यहां पे डिप्लीशन रीजन जो होगा वो बहुत ही छोटा सा होगा। एक्चुअल में हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। जंक्शन 1 को आपने फॉरवर्ड बायस किया, जंक्शन 2 को आपने रिवर्स बायस किया। फॉरवर्ड बायस मतलब ये लो रेजिस्टिव रीजन है, रिवर्स बायस मतलब ये हाई रेजिस्टिव रीजन है। क्यों लो रेजिस्टिव रीजन? क्यों? क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस कम होता है, तब जब जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तब डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होता है। जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होगा, मतलब ये लो रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब जंक्शन रिवर्स बायस होता है तब डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ जाता है, मतलब ये हाई रेजिस्टिव रीजन बन जाता है। ये मैं EDC में पढ़ाऊंगा, अभी आप इसे एज ए फैक्ट ही ले सकते हो। तो आप क्या देख सकते हो कि मेरा यहां से निकलने वाला करंट I1, मैंने लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस पास किया, फिर भी मुझे अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू का करंट मुझे मिल पाया। मेरा IE अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE होता है, मतलब मैंने अपना लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन सेम करंट ट्रांसफर किया, इसलिए इसे नाम दिया जाता है ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। आपने सेम वैल्यू ऑफ करंट ट्रांसफर कर पाए। तो मैं होप कर रहा हूं अभी हम आगे के लेक्चर्स भी ऐसे इंजॉय करेंगे और बीजेटी पे हम और अच्छा डिस्कशन करेंगे। बाय।